जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो धूल से उठकर बना, एक ऐसा एम्पायर जिसे गढ़ा था एक अनाथ लड़के के जुनून और एक अपमानित विद्वान के बदले की आग ने। जी हाँ, ये कहानी है मौर्य साम्राज्य की, भारत के पहले महान साम्राज्य की, जिसका जन्म ही हुआ था अपमान की ज्वाला से। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अनाथ लड़का और एक बदला लेने पर तुला विद्वान भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और शुरू करते हैं ये असाधारण सफर। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मगध से, एक ऐसा राज्य जो सोने से तो दमक रहा था, लेकिन जिसकी आत्मा नंद वंश के जालिम राजाओं के पैरों तले कुचली जा रही थी। मतलब दौलत तो बेहिसाब थी, पर आजादी वो बिल्कुल नहीं थी। और इसी माहौल में आप जानते हैं, एक छोटी सी चिंगारी भड़कती है जो पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। तक्षशिला के एक बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर थे चाणक्य। वो जब नंद राजा के दरबार में पहुंचे तो उनका सरेआम अपमान किया गया, और यह अपमान इतना बड़ा था कि इसने ना सिर्फ उनके स्वाभिमान को ललकारा, बल्कि पूरे साम्राज्य के भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि ज्ञान का अपमान था। अपमान की उस आग में जलते हुए चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक मैं इस नंदवंश को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं देता, तब तक अपनी ये शिखान नहीं बांधूंगा। और सुनिए, ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे, ये एक आने वाले तूफान का, एक साम्राज्य के अंत का ऐलान था। अब देखिए, अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए चाणक्य को एक हथियार की जरूरत थी, एक ऐसी तलवार जो उनके दिमाग को युद्ध के मैदान में सच कर दिखाए। उन्हें एक ऐसे लीडर की तलाश थी जिसमें एक सम्राट बनने की काबिलियत हो। और कहते ना, किस्मत ने उनकी सुन ली। उनकी नजर पड़ती है एक आम से लड़के पर, नाम था चंद्रगुप्त। जहां दुनिया को उसमें बस एक अनाथ दिखा, वहीं चाणक्य की पारखी नजरों ने उसमें एक सम्राट की छवि देख ली थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिर्फ तलवारबाजी ही नहीं सिखाई, नहीं, उन्होंने उसे सिखाया कि असली हथियार तो दिमाग होता है। राजनीति, कूटनीति, रणनीति, हर चीज में उसे माहिर बना दिया। और फिर वो वक्त आ गया जब उस विशाल नंद साम्राज्य को गिराना था। चाणक्य का मास्टर प्लान, जानते हैं, किसी शतरंज की चाल जैसा था। पहला कदम, भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देकर सिस्टम को अंदर से खोखला कर दो। दूसरा कदम, जासूसों का ऐसा जाल बिछाओ कि राज्य का हर राज तुम्हारी मुट्ठी में हो। और आखिरी चाल, एक ऐसा जोरदार हमला करो कि दुश्मन को संभलने का मौका तक न मिले। और हुआ भी बिल्कुल वही। चाणक्य की ये रणनीति, ये कूटनीति पूरी तरह कामयाब रही। साल था 322 BCE, एक ऐतिहासिक साल, जब चंद्रगुप्त की छोटी सी लेकिन डिसिप्लिन सेना ने नंदों की विशाल सेना को धूल चटा दी। पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अब एक नया सम्राट था। भारत के इतिहास का एक नया पन्ना खुल चुका था। मगर देखिए, सिंहासन हासिल करना एक बात है और उसे संभाले रखना बिल्कुल दूसरी। पूरब में एक नया साम्राज्य तो खड़ा हो गया था, पर अब पश्चिम से एक नया तूफान उठ रहा था। और ये तूफान था अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर महान की विरासत का। साल 305 से 303 BCE के बीच दो दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका लक्ष्य था पूरे भारत में मौर्य साम्राज्य को फैलाना और मजबूत करना, और दूसरी तरफ सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर के जीते हुए पूर्वी इलाकों पर दोबारा कब्जा करना चाहता था। यह सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो बड़े बड़े इरादों का टकराव था। तो इस महासंग्राम का नतीजा क्या निकला? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह हराया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक शांति संधि हुई, जिससे ये दोनों दुश्मन दोस्त बन गए। इतना ही नहीं, सेल्यूकस की बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से हुई और एक यूनानी एम्बेसडर को भी मौर्य दरबार में भेजा गया। मतलब युद्ध के बाद रिश्ते और मजबूत हो गए। और इसी दोस्ती को और पक्का करने के लिए चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को तोहफे में क्या दिया पता है? पूरे 500 युद्ध हाथी। अब ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, ये मौर्य साम्राज्य की ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। एक सीधा संदेश कि भारत अब कोई कमजोर देश नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। जैसा कि मैंने बताया, उसी संधि के तहत सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा। और यहीं से हमें इतिहास की वो खिड़की मिलती है जिससे हम उस जमाने के भारत को एक बाहरी इंसान की नजरों से देख पाते हैं। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी महसूस किया, उसे अपनी एक किताब,
इंडिका में लिख दिया। और ये किताब आज हमारे लिए एक खजाने की तरह है। ये हमें उस प्राचीन भारत की वो तस्वीर दिखाती है जिसके बारे में बाहरी दुनिया को शायद ही कुछ पता था। तो मैगस्थनीज ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा? उन्होंने बताया कि समाज 7 अलग अलग क्लास में बटा हुआ था। और ये बहुत दिलचस्प है कि राजा की सुरक्षा के लिए महिला बॉडीगार्ड्स हुआ करती थी। न्याय व्यवस्था काफी सख्त थी, अपराधों के लिए कठोर सजा मिलती थी। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने लिखा कि यहाँ गुलामी यानी स्लेवरी की कोई बड़ी प्रथा नहीं थी। और राजधानी पाटलिपुत्रा, वो तो एक बहुत ही भव्य शहर था। सिर्फ यही नहीं, उनकी किताब से हमें ये भी पता चलता है कि इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था। मतलब पैसा कहाँ से आता था। भाग नाम का एक लैंड टैक्स था, सीता नाम का टैक्स सरकारी जमीन से आता था। इसके अलावा टोल, टैरिफ, व्यापार पर टैक्स और जुर्माना, सब कुछ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैनेज किया जाता था ताकि एम्पायर हमेशा मजबूत और अमीर बना रहे। तो चंद्रगुप्त ने जीत हासिल की, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, उसे स्थिर किया। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने सब कुछ पा लिया हो जो एक इंसान पा सकता है। लेकिन उनकी कहानी का सबसे हैरान करने वाला, सबसे असाधारण हिस्सा तो अभी बाकी था। एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। करीब 24 साल तक शानदार तरीके से राज करने के बाद एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा और इस अकाल ने सम्राट को अंदर से हिलाकर रख दिया। उन्हें महसूस हुआ कि वो सत्ता के शिखर पर बैठकर भी अपनी प्रजा का दुख दूर नहीं कर पा रहे। बस यहीं से उनका ध्यान राजपाट से हटकर आध्यात्म की तरफ जाने लगा। उन्होंने पहली जैन काउंसिल का संरक्षण भी किया, जो इस बदलाव का एक बड़ा संकेत था। और फिर वो दिन आया 297 BCE में। इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक ने वो किया जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने अपना ताज, अपना सिंहासन, अपना पूरा का पूरा साम्राज्य सब कुछ छोड़ दिया। वो एक भिक्षु बन गए। जैन संत भद्रभाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। और आखिर में श्रवणबेलगोला में एक तपस्वी की तरह रहते हुए उन्होंने सल्लेखना की प्रथा के जरिए अपना देह त्याग दिया। अब ये सल्लेखना क्या है? ये सिर्फ भूखे रहना नहीं है। ये जैन धर्म की एक बहुत ही पवित्र प्रथा है जिसमें स्वेच्छा से उपवास करके शरीर का त्याग किया जाता है ताकि आत्मा को भौतिक बंधनों से आजाद किया जा सके। सोचिए, जिस सम्राट ने पूरी दुनिया जीती थी, वो अब खुद को जीतने के सबसे कठिन रास्ते पर चल पड़ा था। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर क्यों एक साम्राज्य का संस्थापक, एक महान विजेता अपनी आध्यात्मिक खोज के लिए अपना सब कुछ क्यों छोड़ देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।